नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। कहा, रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर खिलाड़ियों को बधाई। पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे हड़ताली डॉक्टर। गतिरोध के लिए डॉक्टरों को दोषी ठहराने की ममता बनर्जी की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री ममता का सोशल बॉयकॉट करेंगे राज्यपाल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। दोनों राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार तेज। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की आपूर्तिकर्ताओं पर लगाया प्रतिबंध। 3 चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदी। कहा, नाभिकीय प्रसार और संबंधित खरीद गतिविधियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कमला हैरिस के साथ बहस में हिस्सा लेने से किया इनकार। कहा, प्रमुख समाचार नेटवर्क के बुलावे से बच रही हैं हैरिस। अनेक सर्वों में पहली बहस में कमला हैरिस को माना गया बेहतर। और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश जारी। राजस्थान में मॉनसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को खास उपहार दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदले। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ज़रूरत है कि दिव्यांगों के प्रति सम्मान के भाव से देखने का, बल्कि ना कि दया से भाव को देखने का। मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि माहौल बदलने का काम भी कर रहे हैं। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज़्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं।
मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ ऐसा नहीं है, मैं एक परफॉर्मर हूँ। ये जो मिजाज है ना, वो इस देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने प्रधानमंत्री को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को अभी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। पैरालंपियन शरद कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारत के पैरा एथलीट का दबदबा है और ये आज पीएम के सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया। जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं, मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। वहीं कोलकाता में डॉक्टरों के आंदोलन को सुलझाने की कोशिश एक बार फिर विफल हो गई। आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल मामले को लेकर जारी गतिरोध को हल करने के लिए बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं देने के लिए राज्य प्रशासन के अड़ियल रवैये को दोषी ठहराया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं की। डॉक्टरों ने गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाली ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका काम बंद करो। आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टरों ने कल ममता बनर्जी के साथ बैठक नहीं होने पर कहा कि उनकी मांगें जायज़ थीं और वो बैठक की पारदर्शिता के लिए सीधा प्रसारण चाहते थे। कल डॉक्टरों की ममता बनर्जी की बैठक तय समय पर नहीं हुई। वहीं आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे की कभी मांग नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिकित्सकों द्वारा बातचीत से इनकार करने पर खेद जताते हुए कहा कि उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया और लोगों की खातिर वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवीआर बोस ने आरजीकर कांड के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वो मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। साथ ही वो किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगी। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ आज सुबह जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के सामने काम बंद कर डॉक्टरों का धरना जारी है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है। दुर्गा पूजा समितियां लगातार ममता बनर्जी सरकार द्वारा प्रस्तावित जो मानदेय है उसे ठुकरा रही हैं। अब सिलीगुड़ी की हकीमपारा में महिलाओं द्वारा संचालित दुर्गा पूजा समिति ने प्रस्तावित 85,000 रुपये से
का जो मानदेय है उसे देने से इनकार कर दिया। इस समिति के सदस्यों का कहना है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और 1 महीना बीत चुका है, लेकिन न्याय नहीं मिला। इस दफ़ा 85,000 दे रहा है, तो वो हम लोग लेने को इनकार कर रहा है। जो आरजीकर में जो घटना घटी है वो तो बहुत पैथेटिक है ना, वो हम बहुत मैंने सुनने से भी उसका डर लगता है हम लोग को। इसीलिए हम लोग इसका कोई विचार भी नहीं हुआ, इसका कोई जस्टिस भी नहीं हुआ। अभी तक 1 महीना हो गया, इसीलिए हम लोग सोचा अभी तक विचार नहीं हुआ तो हम लोग उनका गवर्नमेंट का रुपया लेके क्या करूं, इसीलिए हम लोग छोड़ दिया ये। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होनी है। नामांकन का काम पूरा हो चुका है। नामांकन 16 सितंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जोर लगाना शुरू कर दिया। हरियाणा में गुरुवार का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। एक तरफ नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, तो वहीं पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी आखिरी वक्त तक घोषित होते रहे। कांग्रेस, जेजेपी, एएसपी गठबंधन और आप ने बचे हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने 90 में से 89 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है, जबकि भिवानी की 1 सीट कांग्रेस ने सीपीएम के लिए छोड़ दी। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे और अंतिम चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज होनी है। 17 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम तीसरे चरण के लिए रिकॉर्ड नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्र दाखिल करने की कल लास्ट डेट थी। तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 40 सीटों के लिए 483 उम्मीदवारों ने 518 नॉमिनेशन फाइल किए। तीसरे चरण में सबसे अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी दंगल में है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों की कारवां को बढ़ाते हैं आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में आज सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ये फैसला सुनवाएगी। बात मिजाज मौसम की। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का मानना है कि बारिश के कारण सड़कों और निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई और अंडरपास बंद हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में आज गरज के साथ बिजली चमकने को लेकर संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक के साथ आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून सहित 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी जिले में बिजली चमकने के साथ भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन ने चेतावनी के मद्देनजर सभी स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने का आदेश दिया ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि आपदा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया। जिन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई उनके जिलाधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए सभी को पहले से अलर्ट किया गया। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। भारी बारिश के कारण टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सवाला गांव में भूस्खलन की वजह से रास्ता बाधित हो गया। राजमार्ग को सुचारू करने के लिए सड़क पर सफाई का काम जारी है। वक्त एक और ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत में मौसम और जलवायु में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है और ये जो मिशन है उसे केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर भी कर लिया गया। इस योजना का उद्देश्य देश को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। इस पर मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर जनरल IMD मृत्युंजय महापात्रा सर। सबसे पहले तो ये था मिशन मौसम 2000 करोड़ पे आपको 100 आपको मिल रहा है रडार 2 साल के अंदर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है देश के लिए, क्योंकि अब शायद जो ऑब्जर्वेशन है वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक मेजर इनिशिएटिव नेशनल लेवल पर लिया जा रहा है मिशन मौसम। मिशन मौसम का ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे हम हमारा जो फोरकास्ट और वार्निंग सर्विसेज है इसको कैसे अच्छे ढंग से लोगों के पास पहुंचा जाए, जैसे कि लास्ट माइल पे एवरी हाउस होल्ड के पास वेदर का इन्फॉर्मेशन पहुंचे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो सटीकता है इसमें एटलीस्ट 5 to 10% इम्प्रूवमेंट हो इन द टाइम रेंज ऑफ 5 to 10 डेज। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लेंगे इससे हम ईच एंड एवरी सीवियर वेदर इवेंट को डिटेक्ट करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंडिंग अच्छा होने से इसको हम हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडलिंग सिस्टम है इसमें यूटिलाइज करेंगे। और ये मॉडलिंग सिस्टम जब ईच एंड एवरी सीवियर वेदर इवेंट का सभी प्रॉपर्टीज़ को आधार करके रन होगा तब इसका फोरकास्ट एक्यूरेसी एटलीस्ट 10% बनने का आशा रखते हैं हम। तीसरा ये है कि जो वार्निंग डिसेमिनेशन जो तरीका है हमारा अभी, इसको हम और इसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे। हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इसको हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जैसे कि ईच सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ईच सेक्टर, ईच इंडिविजुअल के पास हमारा इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग पहुँचे और इसको इस्तेमाल करते हुए जो जन धन का जो नुकसान हो रहा है इसको फर्दर मिनिमाइज किया जाए और मेन स्ट्रीम करते हुए हमारा ईच एक्टिविटी को हम वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट
भारत जैसे बनाए। फॉरेन कंट्रीज़ के भी हम लोग जो आपके ऊपर जो रेडार्स है या फिर उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी यूज़ करने की बात चल रही है, क्या वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं? जी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो मेंबर कंट्रीज है वो म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के लिए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट से हमको अभी भी सैटेलाइट से डाटा मिलता है दूसरे सैटेलाइट से, और हमारा सैटेलाइट डाटा भी दूसरे कंट्री को जाता है। मगर सैटेलाइट डाटा को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्शन सिस्टम जरूरत हुए इसको हम अभी स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि टाइमली विदाउट फर्दर डिले हमको सभी सैटेलाइट डाटा क्वालिटेटिवली मिल जाए। सो ये सिस्टम लगने से हमारा जो डाटा एसिमुलेशन हो रहा है न्यूमेरिकल मॉडलिंग सिस्टम पे, जिसको हम यूटिलाइज करके नाउकास्ट कर रहे हैं, इसमें बेहतर उन्नति होगा। ये जो मिशन मौसम है ये देश के लिए क्लाइमेट रेडी, भारत को क्लाइमेट रेडी तैयार करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वक्त न्यूज़ 10 में एक और छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और असम के कामरूप मेट्रो जिले के सोनापुर में ड्यूटी पर तैनात लोगों ने हमला कर कई पुलिस अधिकारियों को घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। असम के DGP GP सिंह ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया और उन पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से सरकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हुई और जानलेवा हमले हुए। इसमें 22 सरकारी अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं और पुलिस ने भी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बल का प्रयोग किया। इसमें 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। आपको बताएं कि राजस्व अधिकारी सरकारी जमीन को खाली कराने गए थे, जिस पर आदिवासियों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। पुलिस ने अवैध रूप से निर्मित 237 संरचनाओं को हटाकर 248 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। इस कार्रवाई के विरोध में ही आदिवासियों ने पुलिस पर हमला किया है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भेड़ियों ने अब बहराइच के महसी गांव के लोगों को निशाना बनाया। बीती रात हुए इस हमले में महसी गांव की 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का राष्ट्र के दुश्मनों में शामिल हो जाने से अधिक निंदनीय और असहनीय कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हर विदेश यात्रा का यही तात्पर्य हो जाता है कि किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए और भारत की छवि को धूमिल किया जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ की ये टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान के बाद आई, जिससे भारत में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति अजमेर, करनाल, सुरसुरा जाएंगे और वो अजमेर स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति यहां 1 घंटा विद्यार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति तेजा दशमी के उपलक्ष्य पर करनाल और सुरसुरा में स्थित वीर तेजाजी मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों के संगठनों और धर्मगुरुओं से राय ली जा रही है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के निजामुद्दीन में एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, धर्म प्रचारक शामिल हुए। मीटिंग के बाद इन मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने देश के मुसलमानों से अपील की कि वक्फ संशोधन बिल को गलत नज़र से ना देखें।
धर्म प्रचारक मोहम्मद कासमिन ने कहा कि सरकार वक्फ पर जो संशोधन बिल लेकर आई है उस पर पूरे देश में भ्रम फैलाया गया। पिछले 70 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज ने और कुछ मुस्लिम लीडरशिप ने जो वक्फ के साथ किया है वो बहुत गलत हुआ है। और ये दरअसल देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के हर दबे कुचले समाज के लिए और जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उसके लिए जो फैसले कर रहे हैं ताकि देश तरक्की करे और देश का वो सबसे पिछला व्यक्ति भी तरक्की करे, उसी के लिए ये वक्फ भी इसमें जो है संशोधन किया गया है। हम इसका समर्थन करते हैं और हम पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील करते हैं कि हर बात को मुखालफत की नजर से न देख करके वो पढ़ लिख करके समझ करके सरकार के हक में खड़े। वहीं वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर महिला मुस्लिम स्कॉलर नाजिया हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि बोर्ड में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। नाजिया ने कहा अभी तक बोर्ड को जो संभाल रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो अपना काम सही करते तो शायद आज इस तरह के संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं को आगे आके बात करनी चाहिए। मैं इसको देखती हूँ, सोचती हूँ कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, ये बिल पास होना चाहिए और ये ज़रूरी है। और महिलाओं को, इसमें मुस्लिम महिलाओं को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए, अपनी परेशानी अपनी ज़रूरतें रखनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी तक इस जगह पर बैठे हुए थे, जो वक्त संभाल रहे थे, उन्होंने क्या करा? अगर वो अपना काम सही से करते तो इतनी बुरी हालत होती नहीं। ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है। धर्मगुरु ताहिर इस्माइल ने कहा कि वक्फ की ज़मीन पर अस्पताल, कॉलेज जिस तरीके से बनने चाहिए वो नहीं बने और अब लगता है कि सभी चीज़ें सही दिशा में हो रही हैं। ये राष्ट्रहित में है और मुसलमानों को भी इसका फ़ायदा होगा। कि सरकार की मंशा पर शक न किया जाए और जिस तरह से सिर्फ हर ज़िले में चंद लोग वक्फ के ज़मीन पे काबिज़ हैं तो उस मोनोपोली को तोड़ा जाए और जो एक्चुअल मुस्तहिक मुसलमान है, गरीब गुरबा, उसको वक्फ का फ़ायदा पहुँचे। और जो ज़मीन है उस ज़मीन पे अस्पताल, कॉलेजेस जिस तरह से बनने चाहिए थे उस तरह से बने नहीं और मुझे लगता है कि चीज़ें सही दिशा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा दिए गए निर्णय पर मध्य प्रदेश के रायसेन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की। शासन द्वारा 70 साल के ऊपर से बुजुर्गों को जो लाभ दिया गया है, इलाज के लिए राशि आवंटित की गई है, यदि ये स्थिति कार्यान्वयन हो जाती है और हम लोगों को सबको कार्ड इशू जाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत लाभदायक है। उससे हमें हमारे जीवन को और हमारे परिवार के लोगों को बहुत अधिक सहायता मिलेगी। हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक स्कीम ये प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है और इसका लाभ जो है हम सभी बुजुर्गों को मिलेगा तो हम लोग सब तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। निर्णय लिया गया है 70 प्लस वालों को इंश्योरेंस का, बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उससे देश के बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। साथ ही जो कुछ पेंशनर्स थे वो भी अपनी मांग कर रहे थे कि और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।